गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर का साइंस का फिर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा 7th पार्ट है। 6 पार्ट लास्ट क्लास में हमने अपलोड किया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम विथ दोज ऑफ मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोज ऑफ द कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 दे दिया है इन्होंने। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, गस्टैटो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो होते हैं ना जो कि स्मेल को सेंस करते हैं। ठीक है, तो नोज़ में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं। तो ए के लिए हमारा 3 ये सही होगा ऑप्शन। ठीक है, ए का 3 होगा। नाउ थर्मो रेसिप्टर्स वैसे रेसिप्टर्स है ना जो कि चेंज इन टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हमारे स्किन में कुछ रेसिप्टर्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग थर्मो रेसिप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, गस्टैटो रेसिप्टर्स जो है ना वो टेस्ट को टेस्ट को टेस्ट को टेस्ट को टेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे टंग में कुछ गस्टैटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है फोटो रिसेप्टर्स। ये लाइट को सेंस करता है और हमारे आइज़ में लाइट को सेंस करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ना 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फूड आइटम्स पैक्ड फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर जनरली फ्लश्ड विथ इनर्ट गैस एज शोन इन द फिगर। तो आपको पैकेट में कुछ चिप्स वगैरह दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो चिप्स है ना यहाँ पैकेट में पैक्ड होते हैं और चिप्स में बहुत सारे ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ऑयल्स एंड फैट्स अगर चिप्स में प्रेजेंट है तो अगर मान लो कि चिप्स के पैकेट में हमें कोई गैस फिल करना है, ठीक है, तो हम ऐसे गैस को फिल करेंगे जो कि चिप्स के ऑयल्स या फैट से रिएक्ट ना करे, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो हम लोग इनर्ट गैस को लेंगे। इनर्ट गैस वैसे गैस होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो कुछ इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन को लेंगे, और ये नाइट्रोजन गैस जो है ना वो ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द चिप्स से रिएक्ट नहीं करता है और उसके टेस्ट को रिटेन करता है। जो टेस्ट है वही रहेगा, जो उसका फ्लेवर है सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि दिस इज डन, क्यों ऐसा करते हैं? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन तो मेटल्स वगैरह का होता है। दे प्रोटेक्ट देयर फ्लेवर्स, हाँ फ्लेवर को प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करता है। रेंसिडिटी मतलब क्या कि ऑयल्स और फैट्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड ऑल। टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 2, 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, तो बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखो बेरियम जो है ना वो सल्फेट के साथ रिएक्ट किया कॉपर क्लोराइड के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बना है। बेरियम सल्फेट जो है ना वो वाइट पीपीटी है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, रादर इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट। द वाइट पीपीटी ऑब्टेन्ड इज बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? यहाँ तो BaCl2 है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो कार्बोनेट नहीं बल्कि बेरियम सल्फेट बनेगा। द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इज BaCl2 प्लस USO4, BaSO4 प्लस UCl2। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि द कनकेव मिरर विथ 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट्स एन अपराइट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट पोजीशन डज द इमेज ऑक्युपाई? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है
यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इन्होंने पूछा है कि कॉनकेव मिरर, ठीक है, और 36 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 36 का हाफ, दैट इज़ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्रिएट्स एन अपराइट इमेज, इमेज अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा, और 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मगर मतलब मैग्नीफिकेशन 3 हो जाएगा। तो व्हाट पोजीशन डज द इमेज ऑक्यूपाई, तो इमेज कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व है। तो फॉर एन इरेक्ट इमेज मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, कभी भी कोई भी इमेज अगर सीधा है तो मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 10 m इज इक्वल टू 3 फॉर एन इरेक्ट इमेज, इमेज इरेक्ट हो इसलिए मैग्नीफिकेशन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 3। अब देखो मैग्नीफिकेशन 3 दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर दिया है कॉनकेव मिरर का। तो फोकल लेंथ 36/2 दैट इज 18 सेंटीमीटर है, और सिंस इट इज़ अ कॉनकेव मिरर सो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब एक्स डैश एक्सिस पे होगा फोकल लेंथ, तो f इज इक्वल टू -18 cm होगा, ठीक है। नाउ आगे देखिए, मैग्नीफिकेशन इन्होंने दिया है -v/u, तो मैग्नीफिकेशन 3 है तो -3 इज इक्वल टू -v/u, तो v को हम लोग -3u लिख सकते हैं, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना है। नाउ यूजिंग द फार्मूला, हमें मिरर फार्मूला पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह पे मैं 1/-3u लिख सकती हूँ, 1/u की जगह पे 1/u। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे -1 प्लस 3/3u इज इक्वल टू 1/-18 आएगा, और 3 - 1 दैट इज 2/3u इज इक्वल टू 1/-18, तो 3u इज इक्वल टू -36 और u इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना वो -12 सेंटीमीटर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो कॉनकेव मिरर में 12 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता है। अब देखो, तो अब हम u का वैल्यू इक्वेशन 1 में जब डालेंगे ना तो v इज इक्वल टू -3 इंटू u हमारा 12 है, ठीक है। तो v हमारा क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, देयरफॉर इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इमेज का डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है कि योगिता वॉज ऑब्जर्विंग हर मदर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। योगिता की मदर कपड़े को वॉश कर रही हैं और योगिता उसको ऑब्जर्व कर रही है। हर मदर मतलब उसकी माँ जो है ना, शी एडेड द डिटर्जेंट एंड वॉश द क्लॉथ, उन्होंने क्लॉथ को वॉश करने के लिए डिटर्जेंट को ऐड किया। अब योगिता ask her teacher how detergent removes all the stains so easily. Her teacher replied that soap solution results in micelle formation that thus helps in the removal of dirt. The micelle formation is shown in the figure. तो उसके टीचर ने बताया कि सोप सॉल्यूशन जो है ना वो मिसल का फॉर्मेशन करता है। मिसल मतलब होता है झाग, फ्रॉथ। जब आप कपड़े को वॉश करोगे ना तो वहाँ देखोगे फ्रॉथ बनेगा, झाग बनेगा, उसको मिसल बोलते हैं। अब मिसल का फॉर्मेशन है ना उन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है, ये झाग का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सबसे पहले हम लोग मिसल के फॉर्मेशन को एक बार देखेंगे, ठीक है, एक्चुअली कैसे होता है मिसल का फॉर्मेशन उसको देखेंगे एक बार, ठीक है। तो लेट अस सी, देखो सबसे पहले सोप का है ना ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो आर है ना ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCO डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे R एक लंबा चेन है। अगर हम R की जगह पे C16 H33 ले सकते हैं, या फिर C17 H35, या फिर C18 H37 या C19 H30
9 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना लंबा कार्बन का चेन होगा ना, झाग उतना अच्छा बनेगा, सोप की क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर सोप का है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चेन और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम या फिर पोटेशियम ले सकते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आर का आप वैल्यू 70, आर की जगह पे आप C17H35, C16H33 कुछ भी ले सकते हो। तो लंबा चेन होना चाहिए कार्बन का, तब ये सोप अच्छा बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक सॉल्ट है, और जब हम इसको वाटर में डालेंगे ना तो सॉल्ट अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ये हमें पता है। जब भी आप सॉल्ट को वाटर में डालते हो तो वो डिसोसिएट हो जाता है आयन में। तो जब हम इसको भी अगर वाटर में डालेंगे ना तो Na+ अलग हो जाएगा और ये माइनस वाला चार्ज अलग हो जाएगा। तो ठीक है, Na+ अलग हो गया, माइनस वाला अलग हो गया। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर मिसल फॉर्मेशन करेगा, मिसल का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। देखो इस स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले देखो Na अलग हो गया है, तो ये कुछ ऐसे जिग जैग चेन बनाएगा और लास्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आयनिक पार्ट, ठीक है। ये आयनिक पार्ट है, और यहाँ पे जो है ना ये कार्बन का चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये क्या है, नॉन आयनिक पार्ट है, ठीक है। तो आयोनिक पार्ट को हम लोग पोलार कंपाउंड भी बोलते हैं या फिर पोलार एंड भी बोलते हैं। नॉन आयनिक पार्ट जो है ना, इसको नॉन पोलार कंपाउंड, नॉन पोलार एंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉन पोलार जो एंड है ना, वो हमारा ये एंड है, और पोलार एंड ये एंड, सॉरी पोलार एंड हमारा ये वाला है ऑक्सीजन वाला, और नॉन पोलार एंड हमारा लास्ट वाला है, ठीक है। अब देखो आपको ये जिग जैग समझ में नहीं आ रहा ना, ये एक्चुअली कार्बन का है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2, ठीक है, CH3, CH2, ऐसा वाला, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये जो आप जिग जैग देख रहे हो ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो लास्ट जो कार्बन है ना वो नॉन पोलार है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिया है ये पोलार एंड है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा, ठीक है, इस फॉर्म में अरेंज कर लेगा, क्योंकि ये सारे जो पोलार एंड है ना वो आपस में दूर दूर भागेंगे, क्योंकि पोलार डिजॉल्व्स पोलार, और पोलार नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप से रिपेल करेगा, तो सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जो भी नॉन पोलार एंड है ना ये सब एक जगह आ जाएंगे, और यहाँ पर डर्ट और आयल आ जाएगा, ग्रीस, डर्ट आयल जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको साफ करना है, डर्ट है या ऑयल है, ये बीच में सेंटर पे आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पे है ना वहाँ पर वाटर आकर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो पोलार कंपाउंड एंड दिस आयंस आर ऑल्सो पोलार कंपाउंड। तो पोलार डिजॉल्व पोलार, यहाँ पे पोलार एंड है इसलिए वाटर आ जाएगा, यहाँ पर कोई पोलार नहीं है, नॉन पोलार एंड है, इसलिए ऑयल्स एंड डर्ट जो कि ऑल्सो नॉन पोलार एंड है ये यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने समझा, ये जो नॉन पोलार एंड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, पोलार एंड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग विच हेल्प्स इन डर्ट रिमूवल। तो आयनिक एंड अट्रैक्ट अदर टू रिमूव डर्ट। तो देखो आयनिक एंड को तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डर्ट इससे रिमूव नहीं होगा, ठीक है। डर्ट को तो नॉन आयनिक एंड चाहिए, मतलब सेंटर वाला चाहिए, पोलार एंड चाहिए, नॉन पोलार एंड चाहिए, सॉरी, ठीक है, नॉन पोलार एंड चाहिए। अब देखो मिक्सचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स एंड डर्ट इज हैवी एंड गेट्स रिमूव्ड। देखो सोप मॉलिक्यूल्स और डर्ट का जो मिक्सचर है ना वो हैवी नहीं बल्कि बहुत लाइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता है ना। अब देखो अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एट द सेंटर ऑफ द मिसल एंड गेट वॉश्ड अवे विथ इट। तो हमने क्या बताया कि सेंटर पे डर्ट आ जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट है ना यहीं पे डर्ट आएगा, ऑयल ड्रॉपलेट और डर्ट ये है ना ये सेंटर पे आएगा, ठीक है, और सेंटर पे हमारा कार्बन का नॉन पोलार एंड था, दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स का नॉन पोलार एंड था और डर्ट एंड ग्रीस था। तो अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एट द सेंटर ऑफ द मिसल एंड गेट वॉश्ड अवे विथ इट। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि सेक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स विच आर रेफर्ड टू एज सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 10 to 12 years।
ठीक है। प्यूबर्टी के स्टेज में आप देखते होंगे ना कि कुछ फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में। सो सम कॉमन चेंजेस इंक्लूडिंग हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स, इन जेनिटल एरिया, ठीक है। आप देखते होंगे आर्मपिट के पास हेयर का ग्रोथ, जेनिटल एरिया के पास, फिर ऑयली स्किन, डेवलपमेंट ऑफ द पिंपल्स, ईटीसी, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होने लगते हैं। तो द चेंजेस आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन्स, तो कौन से हार्मोन्स के कारण ये सब चेंजेस होता है। तो आपको पता है कि ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है ओएस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस से एक ही हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है ना, वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्लस स्पर्माटोजिनेसिस में हेल्प करता है, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों में हेल्प करता है एक सिंगल हार्मोन ऑफ मेल, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। वाइल इन फीमेल दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक तो ओएस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ओएस्ट्रोजन जो है ना, वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ करता है और साथ ही साथ oogenesis करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो और एक और हार्मोन होता है फीमेल में जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ठीक है। और इसको हम लोग एंटी अबॉर्ट हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये बेबी को यूटेरस से पकड़ के रखता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ओएस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी एंड टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन में क्या सही है, ठीक है। तो देखो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम में कितने दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 अंदर में दिया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 बाहर, 8 बाहर और 2 बाहर। तो मैग्नीशियम के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे, 2 × 8 2 8 2, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 2 और 6। अब ये देखो, ये 2 अगर इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट हो जाएगा। तो सेम इसने किया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था ना इसके पास, मैग्नीशियम के पास, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने इसको दे दिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक इसको दे दिया और एक यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो 2 यहाँ पर दे दिया। अब देखो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऑक्सीजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, ऑक्सीजन को वाटर से क्यों रिप्लेस करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2, देखो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट वुड बी MgOH2, MgO प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट विल बी MgO2, MgO2 भी नहीं बनेगा, MgOH2 भी नहीं बनेगा, MgO बनेगा। और कैसे बनेगा देखो, ऑक्सीजन जो है ना, ठीक है, उसको कभी भी हम लोग OT के फॉर्म में ही लिखते हैं, ऑक्सीजन को O नहीं लिख सकते, Mg+O MgO लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन हमेशा फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग O2, H2, ठीक है, Cl2, Fl2 ऐसे लिखते हैं। अब मैग्नीशियम का O2 से रिएक्शन कराओगे तो MgO बनेगा, देखो। लेकिन क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, नहीं। मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो दोनों मिलके 2 MgO बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Mg+O2 2 MgO बनेगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कहाँ है, तो ऑक्सीजन 2 अगर लाओगे ना तो मैग्नीशियम भी 2 लाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस with a 15 centimeter focal length, which of the following characters of the image be created by the lens is correct। तो कौन सा कैरेक्टर्स ऑफ द इमेज क्रिएटेड बाय द लेंस इज करेक्ट, कौन सा कैरेक्टर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स का एक्चुअली एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो ये एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है ये, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे ही ऑब्जेक्ट को रखा गया है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछा है क्या कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या पोजीशन है और नेचर क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि u जो है ना वो हमारा -30 cm होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है, तो u इज इक्वल टू -30 cm। फोकल लेंथ इज ऑल्सो -15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है v, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो हमें पता है लेंस फार्मूला से कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u ले सकते हो। 1/f हमारा 1/-15 है, 1/u इज इक्वल टू 1/-30 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2 - 1/30 आएगा, दैट इज -3/30। ये हमारा मिल गया 1/-10। तो इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब माइनस साइन है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो v इज नेगेटिव, इमेज मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर v नेगेटिव है तो ये वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का जो है ना क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ देखो, तो हमारा 8 का जो है ना, 8 में देखो इमेज इज वर्चुअल सही है, इमेज इज इरेक्ट सही है, इमेज इज डिमिनिश। आप यहाँ से देख सकते हो इमेज का साइज डिमिनिश्ड भी है, इमेज इज डिमिनिश, छोटा है ऑब्जेक्ट से इमेज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि गिवन फिगर शोज दैट द करंट फ्लोइंग इज 3 एम्पियर, देयर आर 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और करंट 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 40 एम्पियर रजिस्टर, 40 ओम रजिस्टर। 40 ओम रजिस्टर में आपको करंट को निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे ये एक सर्किट है जिसमें R1, R2, R3, R4 मैंने रजिस्टर्स को माना है। 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है, R1 R2 सीरीज में है, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक है। R3 इज 10 ओम एंड R4 इज 40 ओम। सो हम लोग R इफेक्टिव निकालेंगे अगर R1 R2 का, तो R इफेक्टिव क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 दैट इज़ 5 प्लस 20 दैट इज़ 25 ओम। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में रजिस्टर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो R इफेक्टिव R1 और R2 के लिए 25 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो R इफेक्टिव R3 और R4 के लिए क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव R3 और R4 के लिए R इफेक्टिव क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो R3 का 10 और R4 का 40 है, तो 50 ओम हो जाएगा, सिंस R3 एंड R4 आर ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो R3 R4 भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए 50 ओम हो जाएगा इसका R इफेक्टिव। अब देखो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस पहले हम निकालेंगे, ठीक है, फिर हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंस R इफेक्टिव एंड R डैश इफेक्टिव इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे देखो R इफेक्टिव R डैश इफेक्टिव दोनों अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। तो अब हम R कैसे निकालेंगे, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R इफेक्टिव प्लस 1/R डैश इफेक्टिव दैट इज 1/25 प्लस 1/50। तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3/50 हो जाएगा, तो R हमारा 50/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया है इस कंडक्टर का, ठीक है। अब हमें पता है कि करंट इन्होंने 3 एम्पियर दिया है, रेजिस्टेंस हमारा 50/3 है, तो वोल्टेज हम निकाल देंगे इस सर्किट में, कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू 3 × 50/3 दैट इज़ 50 वोल्ट। देखो ये अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 एम्पियर करंट है, तो करंट चेंज हो जाता है। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज हो जाता है पर वोल्टेज सेम रहता है। वहीं अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो हर एक रेजिस्टर्स के पास वोल्टेज डिफरेंट होगा पर करंट सारे में सेम रहेगा। तो since this resistors are in parallel combination, so voltage will be same across both the resistors but the current will be different.
तो हमें उसने पूछा है 50 ओम करंट निकालना है। 50 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जितना 40 ओम वाले में करंट फ्लो होगा उतना ही 10 ओम वाले में होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ है। तो हम लोग इन दोनों का आर निकाल देंगे, आर इफेक्टिव, और हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में जो करंट फ्लो होगा वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा। तो वहीं से हमने आर इफेक्टिव इसको 50 ओम कर दिया है, ठीक है। अब 50 ओम में जो करंट फ्लो होगा ना, वही 10 ओम में भी होगा और वही 40 ओम में भी होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने आई हमें निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी हमने निकाल दिया है 50 ओम, और हमारा वी हमारा निकल गया है 50 वोल्ट, नॉट ओम, 50 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम है। तो हम करंट निकाल सकते हैं 50 वोल्ट बाई 50 ओम, दैट इज़ 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस R3 एंड R4। R3 में भी 1 एम्पियर, R4 में भी 1 एम्पियर, ठीक है। R3 और R4 दोनों में 1 एम्पियर, दैट इज 10 ओम वाले में भी 1 एम्पियर करंट, 40 ओम वाले में भी 1 एम्पियर करंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन, दैट इज 1 एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि अ शाइनिंग मेटल एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई एक्स। तो हमें ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बताना है और एक्स कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखो, क्यूपरिक ऑक्साइड और कॉपर, हमारा मेटल कॉपर था और कंपाउंड क्यूपरिक ऑक्साइड था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ये तो नहीं होगा, मैग्नीशियम शाइनी मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो वाइट कलर का कंपाउंड है। कॉपर 3 ऑक्साइड और कॉपर ये भी नहीं होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड और मैग्नीशियम ये तो होगा नहीं। आप देखो क्यूपरिक ऑक्साइड जिसको हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कॉपर 2 ऑक्साइड भी कहते हैं। कॉपर और प्लस ये ऑक्सीजन से इसको अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें मिलेगा क्यूपरिक ऑक्साइड CuO, ठीक है। और ये क्यूपरिक ऑक्साइड जो है ना वो ब्लैक कलर का कंपाउंड है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, ए। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 12 to 20 लेकर आऊँगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जब तक एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, जब तक मैं आपके बहुत सारे MCQs क्लियर कर दूंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।